All right. So you are here. Your friend, cousin, neighbor, ex-colleague, or any other relative is about to leave for Canada soon along with the family. When you ask him, dude, how did you do it? He simply said, I did only two things. I got every information from IRCC and I joined few Facebook and WhatsApp group. That's it. Without needing a consultant, I completed the entire journey myself without paying a single penny to anyone. So you are here. Your friend, cousin, neighbor, ex-colleague, or any other relative is about to leave for Canada soon along with the family. When you ask him, dude, how did you do it? He simply said, I did only two things. I got every information from IRCC and I joined few Facebook and WhatsApp group. That's it. Without needing a consultant, I completed the entire journey myself without paying a single penny to anyone. All right. Quickly, you went to the Google and search Canadian immigration. The results are mind-boggling because Google would give you a result 646 million results on Canadian immigration in only 0.46 seconds. But it is very difficult for you to make sense out of it because उसने जो कहा था उसके मुताबिक तो आपको वो चीज़ नहीं मिली. ऑलराइट, इस वीडियो में जितनी भी लंबी है, चाहे 40 मिनट की हो या 120 मिनट की, अगर आप पूरी तवज्जो से ये वीडियो एक दफ़ा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैनेडियन इमिग्रेशन में के बेसिक स्टेप्स क्या हैं. और अगर किसी स्टेप पे दोबारा अगर आप स्टक हो जाते हैं तो वापस आएँ और वीडियो को दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंग्रेडिएंट क्या है. हमेशा की तरह इसमें आज भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है उस कैनेडियन इमिग्रेशन ग्रुप की जो फेसबुक पे इस वक्त 60,000 लोग हैं और हर हफ्ते सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं. और हर शख्स का सवाल ये होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करने में हेल्प करें. तो इस वीडियो का नाम है बिगिनर्स वीडियो गाइड फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन. इट वुड कॉल्ड BVG. तो आज के बाद आप कभी भी हमारे फेसबुक ग्रुप पे ये सुने कि हम बात कर रहे हैं BVG की, तो ये BVG है क्या? BVG इज़ बेसिक वीडियो गाइड फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन. BVG बिगनर्स वीडियो गाइड की ख़ास बात यह है कि एज़ लॉन्ग एज मैं यहाँ पे जो भी शॉर्ट फॉर्म टर्मिनोलॉजी एक्रोनिम यूज़ करूँगा साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आपको पता रहे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. नेवरदलेस, अगर आपको कोई ऐसी टर्म चाहिए जो इस वीडियो में कवर नहीं हो रही थी, उसके लिए ये वीडियो और एक मैंने रिकॉर्ड की है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि एडवांस लेवल की जारगन का मतलब आपको पता हो. और आप जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर लोग बात करें AOR और EAPR, व्हाट आर दीज टर्म्स एंड व्हाट डू दे मीन. यहाँ पे हम बेसिक टर्म्स को इस पूरी वीडियो में आई विल कंटिन्यू टू एक्सप्लेन एज आई डिस्कस दैम. कैनेडियन इमिग्रेशन की जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा स्किल्ड इमिग्रेशन की बात करते हैं. इसका मतलब है कनाडा को जो लोग चाहिए उनके अंदर कुछ ख़ास बातें होनी चाहिए. अगर बुनियादी तौर पे बात की जाए तो वो क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये समझ लें कैनेडियन स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए क्या है, क्योंकि ये इकोनॉमिक इमिग्रेशन है. इसके लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब का हो या वाइट कॉलर जॉब का हो, वो होना लाजमी है. विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आप एलिजिबल नहीं है. ये वर्क एक्सपीरियंस किन प्रोफेशंस में होना चाहिए ये बात हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि बुनियादी वो बेसिक फैक्टर्स क्या हैं जिस पे आपकी पूरी इमिग्रेशन के चांसेस डिपेंड करते हैं. देयर इज़ अ टेबल विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, CRS में मुख्तलिफ फैक्टर्स की बुनियाद पर एप्लीकेंट्स को पॉइंट दिए जाते हैं जिससे उसकी चांसेस पता चलते हैं कि उसके इन अ सर्टेन पीरियड कनाडा माइग्रेट करने के क्या चांसेस हैं. वो फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 एज, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, वर्क एक्सपीरियंस एंड कनेक्शन टू कनाडा. कनेक्शन टू कनाडा किन सूरतों में हो सकता है? दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ job offer, they may be in the form of a sibling point, that may be in the form of Canadian education or Canadian work experience.
क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, मेजॉरिटी जो इस वक्त कनेडियन इमिग्रेशन का सोच रही है उसका कनेडियन कनेक्शन कोई नहीं होता, लेकिन एक कनेक्शन ऐसा है जो इंक्रीज़ कर रहा है, वो है सिबलिंग कनेक्शन। अगर आपका सिबलिंग इस वक्त पीआर स्टेटस या सिटीजनशिप स्टेटस रखता है एंड ही इज़ और शी इज़ रिजाइडिंग इन कनाडा, यू कैन claim 15 more points. If you are interested in that, there is a link of the video you can watch and go to this detailed video to see how you can claim 15 CRS point for your sibling who is residing in Canada. अब हम शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या के स्टेप्स हैं जो आप लेके अपनी कैनेडियन पीआर जर्नी खुद कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग हेल्प फ्रॉम एन एजेंट और कंसल्टेंट। नंबर 1, नोइंग योर स्कोर। जिस तरह मैंने कहा, कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम एक टेबल है जिसपे कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड पॉइंट फ्रॉम 0 to 1200। जितने ज़्यादा पॉइंट उतने अच्छे चांसेस। कैनेडियन इमिग्रेशन की खूबसूरती ये है कि विदाउट पेइंग अ पेनी एटलीस्ट यू गेट टू नो कि व्हाट आर योर चांसेस एंड व्हाट डिटरमाइंस दोज चांसेस, दैट दोज चांसेस आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय योर कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर। उसको स्कोर को तरीका कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें जब आप कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग CRS स्कोर कैलकुलेट करने जाएंगे तो देयर इज अ ऑफिशियल लिंक। मेक श्योर द लिंक यू आर यूजिंग इज एट द वेबसाइट canada.ca, दैट इज़ अ ऑफिशियल वेबसाइट। इसी तरह के रेप्लिकास या डिफरेंट एलिजिबिलिटी टूल मुख्तलिफ कंसल्टेंट ने, मुख्तलिफ फर्म ने अपनी वेबसाइट पे बनाए, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे ये टूल, जहाँ पे ये CRS टूल अवेलेबल है। CRS टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले यू नीड टू सेलेक्ट योर एज and marital status, whether your spouse would be accompanying or not, he or she is a Canadian citizen or not. डिफरेंट फैक्टर, बहुत आसान सवाल किए जाएंगे जो इसका आप जवाब दे सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ट्रिकी पार्ट हैं। एक ट्रिकी पार्ट है एजुकेशन क्या सिलेक्ट करें। हो सकता है आपने एजुकेशन अपने मुल्क के मुताबिक तो मास्टर लेवल की हासिल की हो, यानी 2 साल का बैचलर्स 2 साल का मास्टर्स, लेकिन क्या ये कैनेडियन मास्टर्स के बराबर है? नहीं, बहुत मुमकिन है आपकी लोकल एजुकेशन कैनेडियन मास्टर्स के बराबर नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन जो आपने कनाडा से बाहर हासिल की है उसके लिए आपकी कैनेडियन इक्विवेलेंस क्या होगी। अगर आपको उसको आइडिया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ 4 years बैचलर्स, तो दैट वुड बी इक्वल टू 4 years बैचलर्स इन कनाडा। जिस तरह मैंने कहा, 2 सेक्शन है इसके अंदर सिर्फ जो कि ट्रिकी हैं, एक एजुकेशन और एक है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम क्या चूज़ करें? देखें, स्कोर आप मीगर स्कोर अगर यूज़ करेंगे तो इस पर इससे देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन अबाउट आइल्स, मैं उस पर डिटेल में भी बात करूँगा, लेकिन आपको ये बताते चलूँ, अगर आप मीडियोकर एक हम्बल सा स्कोर यूज़ करेंगे 6.666 इन ईच, तो आपका CRS कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर भी लो होगा। एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि ये लाजमी है कि आप कम से कम CLB 9 चूज़ करें। CLB 9 क्या होता है? ये लैंग्वेज के सेक्शन में मैं मज़ीद इस पर डिस्कशन करूँगा। 2 एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, एक है एजुकेशन जिसमें आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि मेरी एजुकेशन कैनेडियन इक्विवेलेंस के मुताबिक क्या होगी। अगर आपने वो सिलेक्शन सही की, लैंग्वेज का स्कोर स्टेप बाय स्टेप आगे डिफरेंट सेक्शन में रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग में अगर आपने सही चूज़ किया तो आपका एक एनकरेजिंग स्कोर आएगा। अगर आप हम्बल स्कोर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यकीन आपका CRS भी हम्बल होगा। इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, लिंक उसका इस वक्त स्क्रीन पे है। अगर आप वो क्लिक करें, यू कैन गो एंड कैलकुलेट यूर CRS यूजिंग माई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 2, ECA विच इज़ कॉल्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। याद रखें, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से अगर आपने एजुकेशन हासिल की है और वो कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, उसकी आपको एक असेसमेंट करवानी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के लिए कनाडा ने मुख्तलिफ थर्ड पार्टीज़ को ऑथराइज़ किया है कि वो आपकी एजुकेशनल फॉरेन नॉन कैनेडियन एजुकेशन की एक डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं और इसकी एक रिपोर्ट इशू करते हैं, जिसकी बेसिस पे यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड क्लेम पॉइंट। जो CRS पॉइंट का मैंने जिक्र किया, वो पॉइंट किस तरह क्लेम कर सकते हैं? जब आपके पास वो रिपोर्ट हो। इसके लिए कनाडा ने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को ऑथोराइज़ किया है, वो नेमली है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस IQS। Whenever I refer to IRCC, that means Immigration, Refugee and Citizenship Canada। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कनाडा में सिटीजनशिप
और इमिग्रेशन की जिम्मेदार है। दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन फॉर कनाडा। तो इस पूरी वीडियो में IRCC में बार बार रेफर करूंगा, और जब मैं IRCC कहूँ तो आप समझ जाएं कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरिंग टू इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। IRCC के मुताबिक एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए 6 अथॉरिटीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं। दे विल हैव देयर ओन प्रोसीजर्स एंड दे विल हैव देयर ओन फी एंड डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन योर मल्टीपल फैक्टर विच कंट्री योर एजुकेशन इज़ फ्रॉम। एजुकेशन की ड्यूरेशन क्या है, टाइटल क्या है, डिसिप्लिन क्या है, नाम क्या है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस विच इज़ वेरी फेमस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेस्ट कहते हैं। सेकेंड इज़ कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, दैट मीन्स CES, जिसे हम रेफ़र करते हैं मोस्टली फॉर MBA। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ MBA की असेसमेंट करवा सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की ख़ास बात यह है कि ये हर डॉक्यूमेंट की, हर डिग्री की अलग फ़ी चार्ज करती है। इस बीइंग एक्सपेंसिव, बहुत सारे लोग इसको चूज़ नहीं करते। Third one is International Credential Assessment Service, which is ICES. This is least used service for some reason because turnaround time बहुत ज़्यादा है, requirement थोड़ी सी different है, बहुत ज़्यादा नहीं है। Increasingly popular EC authority आजकल है IQAS, that means International Qualification असेसमेंट सर्विस IQAS। इसके मशहूर होने की वजह यह है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो जिस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने किया है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे कंट्रीज से फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट की डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है। अपने नेशनल वेरिफिकेशन, आपके मुल्क में जो इदारा आपकी लोकल एजुकेशन को असेस या अटेस्ट कर सकता है, उसकी असेसमेंट की हुई, अटेस्ट की हुई डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट को अगर आप यहाँ पे अपलोड कर दें तो ये इदारा आपसे IQS नहीं मांगता कि आप अपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट भेजें। यही वजह है कि IQS इंक्रीजिंगली पॉपुलर है। अगर आपको इसके अलावा द सिक्स वन इज़ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवेल्यूशन सर्विस विच इज़ ICES, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी पॉपुलर। तो टॉप 3 चॉइसेस आर WES, IQAS एंड CES फॉर वन रीज़न और अनदर। इसके लिए एक डिटेल वीडियो है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा EC आपके लिए बेहतर है, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक क्लिक करें और ये जानिए कि आपके लिए बेहतर ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट क्या है। एक बहुत अहम बात उन लोगों के लिए जो कि फिजिशियंस हैं या स्पेशलिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपका प्रोफेशन एजुकेशनल बैकग्राउंड फार्मेसी का है और आपका प्रोफेशन भी एज अ फार्मासिस्ट यू वांट टू क्लेम योर वर्क एक्सपीरियंस, दैट मीन्स कि आपके लिए चॉइस ज़्यादा नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट इज़ फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, PEBC। PEBC बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर यू नीड टू चूज़ PEBC। वो फैक्टर्स क्या हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। दैट इज़ वाई आई हैड टू डू अ कंप्लीट वीडियो ऑन PEBC ऑन चूजिंग एन ECA बीइंग अ फार्मासिस्ट। ज़रूरी देयर मे बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपको PEBC चूज़ ना करना पड़े, बल्कि आप IQS और WES से भी काम चला सकते हैं। वो फैक्टर क्या होंगे, इसके लिए जिस वीडियो को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप फिजिशियन या स्पेशलिस्ट हैं, यानी अगर आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से अपनी एजुकेशनल असेसमेंट करवाएं, क्योंकि इसके अलावा अगर आप किसी भी ECA से अपनी असेसमेंट करवाते हैं तो दैट वुड नॉट बी वैलिड टू IRCC। अगला स्टेप है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के लिए कनाडा ने बहुत सारे इदारों को जो कि थर्ड पार्टी हैं इस बात के लिए ऑथराइज़ किया कि है अगर उन्होंने एप्लीकेंट्स की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की असेसमेंट की है थ्रू अ टेस्ट, so that would be acceptable to Canadian immigration. The most popular is IELTS, International English Language Testing System, जिसका जर्नल मॉड्यूल आपको इमिग्रेशन पर्पस के लिए चाहिए होगा। याद रखिए, एकेडमिक IELTS इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर कैनेडियन PR। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर टेस्ट इज कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CELPIP कहते हैं। CELPIP जनरल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल इंस्टेड ऑफ IELTS. The third newly accepted English language test is Pearson Test of English, PTE, has recently been authorized to conduct tests so that people can get their language capabilities assessed and have a report issued. So namely there are 3 tests, IELTS, CELPIP and PTE, which are acceptable लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। याद रखिए कि ये टेस्ट 2 मुख्तलिफ फॉर्म में दिया जा सकते हैं, कंप्यूटराइज या पेपर बेस्ड। इनमें से कुछ टेस्ट दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये कहना कि कौन सा टेस्ट इनमें आसान और कौन सा मुश्किल है और कौन सा लीनियंट है, ये गलत है। मैं इस बात पे कम्प्लीटली बिलीव नहीं रखता
बिकॉज दीज आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर सेम पर्पस. सबका पर्पस एक है. कैनेडियन इमिग्रेशन वॉन्ट्स टू नो हाउ efficient, how proficient you are in English language test in a different module. Speaking, writing, reading and listening, इन तमाम टेस्ट में आपकी ये 4 कैपेबिलिटी चेक की जाती है. लीनियंट कोई नहीं है. दे आर थर्ड पार्टी टेस्ट, दे आर अनबाइस्ड, दे आर नॉट आफ्टर यू. इफ समबडी क्लेम्स दीज आर मनी मेकिंग मशीन, नो इट इज़ नॉट. आई डू नॉट बिलीव इन दैट दे आर मेकिंग मनी. दे आर डूइंग देयर जॉब फॉर द फी दैट यू पे टू देम सो दैट दे कैन कन्फर्म योर प्रोफिशिएंसी इन ऑल दिस मॉड्यूल टू IRCC and independently without having any bias against you they would conduct these tests and you'll have to prepare. दोबारा मैं कहूँगा कौन सा टेस्ट आसान है और कौन सा मुश्किल, ये एक मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. दैट मीन्स अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाकई में अच्छी है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेस्ट यू वुड बी एबल टू गेट CLB 9 और 10. जिस तरह मैंने कहा CLB 9 इज़ अ मैजिकल स्कोर. यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन कैलकुलेटिंग CRS जहाँ पे मैंने ये करके दिखाया है कि CLB 9 किस तरह मैजिकली आपके स्कोर को बूस्ट कर सकता है. आइल्स की खास बात यह है कि अगर आपका आइल्स मीगर है तो आपका स्कोर भी CRS स्कोर भी कम होगा. मिनिमम रिक्वायरमेंट आइल्स की लोग अमूमन पूछते हैं कि क्या है, हम कितना कम स्कोर ला सकते हैं. अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम स्कोर इज 6 इन ईच सेक्शन. इन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इफ़ यू स्कोर 6 यू वुड बी एबल टू क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. अगर एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में 6 में से स्कोर कम है, दैट मीन्स यू वुड नॉट बी एबल टू मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड यू वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट योर प्रोफाइल. यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग, जैसे आपको पता है कैनेडियन इमिग्रेशन में एज यू टर्न 30 यू स्टार्ट लूजिंग योर पॉइंट, बट देयर इज़ अ वे आउट दैट IELTS कैन हेल्प यू. लैंग्वेज टेस्ट कैन हेल्प यू regain some of the point. For example, if you just turned 30 and you lost 5 points, so that 5 point can be regained. How? If you score as a primary applicant, if you score better than CLB 9, that means if your score is CLB 10, which is the best score in IELTS, rather than CLB 9, so your score would be increased by 12 CRS point. So CLB 9 से CLB 10 पे जब आप जाते हैं तो हर सेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने CLB 9 2 सेक्शन में लिया और 2 सेक्शन में आपने CLB 10 लिया, फॉर 2 सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 3 एडिशनल पॉइंट फॉर CLB 10 यू वुड गेट 6 एडिशनल पॉइंट. तो एज की वजह से आपने लूज़ किए 5 पॉइंट. CLB 9 से बेहतर आपने स्कोर किया CLB 10 और गेन किए 6 पॉइंट. दैट मीन्स नेट इफेक्ट आपके CRS पे 1 का हुआ. जो पॉइंट आपने एज से रिकवर लूज़ किए थे वो आपने IELTS के थ्रू रिकवर कर दिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्पाउस का IELTS देना ज़रूरी है? बिल्कुल. Canadian immigration has become very competitive. That means you will have to score your spouse, husband or wife accompanied है तो उनको IELTS देना चाहिए. IELTS जर्नल में क्या स्कोर वो कर सकते हैं. मिनिमम कुछ नहीं है, आपके स्पाउस के लिए कोई मिनिमम नहीं. जिस तरह मैंने कहा कि प्राइमरी एप्लीकेंट हैज़ टू स्कोर मिनिमम 6 इन ईच सेक्शन. ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि आपका स्कोर लो होगा. लेकिन अगर हम स्पाउस की बात करें और वो अकम्पनीड है यानी आपकी एप्लीकेशन पे वो शामिल है, तो द स्पाउस कैन हेल्प बाय वे ऑफ 20 CRS पॉइंट थ्रू लैंग्वेज ओनली. दैट मीन्स 20 पॉइंट्स अप टू फ्रॉम 0 to 20. In spouse, if can she or he can get CLB 9 for you, she would be in your application and supporting your score by way of 20 points. So from 0 to 20, husband or wife who is accompanied dependent on the primary applicant can boost up your score. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप पे होता है कि आपने CRS कैलकुलेट किया, मेरी गाइड को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको लगता है स्कोर तो मेरा कम है. इस स्कोर कम होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, प्राइमरीली एज, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस. तो इसको बढ़ाने के कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो तरीके हो सकते हैं कि आप अपने स्कोर को बीफ अप कर सकते हैं. मोर एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव 1 year or 2 years of experience, आपका स्कोर नेचुरली कम होगा. सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर एक्सपीरियंस. इफ़ यू कंप्लीट योर 3rd year of your experience, you would be able to boost your score like anything. मोर एजुकेशन, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन हासिल करके आप एडिशनल पॉइंट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका 4 years बैचलर है और आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके अपना स्कोर 33 से इंस्टेंटली बढ़ा सकते हैं विद इन अ ईयर. और अगर आपने मास्टर एजुकेशन हासिल कर ली तो 40 पॉइंट एडिशनल हासिल कर सकते हैं. बहुत एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर एजुकेशन से आसानी
बीफ अप किया जा सकता है। स्पाउस का आइल्स और ईसीए ये एक बहुत आसान तरीका है जिसके से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अपने स्पाउस को इनकरेज करें कि वो आपके लिए आइल्स दे, कनाडा मूवमेंट के लिए आइल्स दे, और फ्रॉम 0 to 20 वो CRS पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्पाउस अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ही और शी कैन ऐड 0 to 10 पॉइंट्स, दैट मीन्स 20 पॉइंट्स फ्रॉम हर और हिज एजुकेशन language score and 10 points through her ECA, 20 for language, 10 for ECA। एजुकेशन और लैंग्वेज मिला के स्पाउस आपको 30 पॉइंट्स तक दे सकता है। इसका मतलब है कि IELTS और ECA अगर स्पाउस कर लेते हैं उससे आपको बहुत मेजर सपोर्ट मिल सकती है। एक और ऑप्शन है क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर सिबलिंग। अगर आपका या आपके अकम्पनीड स्पाउस की सिबलिंग यानी बहन या भाई इस वक्त कैनेडियन नेशनल या कैनेडियन PR है और कनाडा में रिजाइड कर रहे हैं, यानी वो वहाँ रहते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने PR लिया, सिटीजनशिप लिया और वो दुबई में टैक्स फ्री सैलरी इंजॉय कर रहे हैं। इन दैट केस यू वुड नॉट बी एबल टू क्लेम द पॉइंट फॉर योर सिबलिंग। लेकिन अगर लकीली आपके सिबलिंग वहाँ मौजूद हैं तो यू कैन क्लेम 15 पॉइंट्स। अगर आपके सिबलिंग वहाँ पे वर्क परमिट पे, ओपन स्पाउस वर्क परमिट पर या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या टेम्प्रेरी रेजिडेंट का कोई और स्टेटस रखते हैं, PR या सिटीजन नहीं है, दैट मीन्स यू कैन नॉट क्लेम पॉइंट फॉर योर सिबलिंग हु इज़ करेंटली इन कनाडा। फ्रेंच सीखना एक और ऑप्शन है जिसके तहत आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये एक ऑल टुगेदर एक नई लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच सीखना मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो अपने IELTS में मैक्स स्कोर तक पहुँच गए हैं। अगर आपका IELTS वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपने एजुकेशन हासिल की, जिसमें आप पूरा दिन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफिस में बैठ के करते हैं और आपका स्कोर मैक्स आउट नहीं हुआ है, मैं आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ्रेंच सीखें। फ्रेंच सिर्फ उन लोगों के लिए हु हैव एन एप्टीट्यूड टू लर्न न्यू लैंग्वेज, हु हैव मैक्स आउट ऑन देयर फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आपने ये काम नहीं किया है और दोबारा आप इस जर्नी में जाए तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्रेंच सीखें। मैं आपको कहूँगा कि पहले आप तवज्जो दें कि इंग्लिश आपकी बेहतर हो, आपके स्पाउस के इंग्लिश के 20 पॉइंट्स हों, और इस तरह जॉब ऑफर के थ्रू भी आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वैलिड जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट। अगर आपके कज़न, फ्रेंड या रिलेटिव हैं जो आपको अपने बिजनेस में अपनी मदद के लिए बुलाना चाहते हैं और आपको जॉब ऑफ़र देना चाहते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ करूँगा विच इज़ कॉल्ड वैलिड जॉब ऑफ़र। अब अगर उन्होंने आपको एक वैलिड जॉब ऑफ़र दी जिसका लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पॉजिटिव या न्यूट्रल है, दैट मीन्स यू कैन क्लेम 50 to 200 पॉइंट्स CRS पॉइंट्स इन योर क्लेम। अब 50 किसके लिए है, 200 किसके लिए है, ये डिपेंड करता है कि उस जॉब को जो आपको ऑफर की जा रही है उसका NOC कोड क्या है। फॉर अ मैनेजरियल लेवल जॉब यू कैन क्लेम 200 पॉइंट्स एंड यू कैन गेट एन इन्विटेशन एंड यू कैन बीफ अप योर स्कोर। A job offer from a friend or a family member or a relative एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो की है। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट वीडियो एंड यू विल गेट इट। नॉमिनेशन प्रोविंशियल नॉमिनेशन PNP जिसे हम कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। हर कैनेडियन प्रोविंस अपना एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम रन कर रहा है जिसका मकसद होता है नए आने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो नए इमिग्रेंट्स इकोनॉमिक इमिग्रेशन का जो पार्ट है वो उस प्रोविंस में आएँ और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लें और उसकी ग्रोथ में हाथ बटाएँ। इसीलिए प्रोविंसेस मुख्तलिफ क्राइटेरिया जिसमें मोस्टली एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर, कैनेडियन एजुकेशन, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या कनेक्शन टू कनाडा इन द फॉर्म ऑफ सिबलिंग और रिलेटिव प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम अपना रन कर रहे हैं। अगर आप किसी तरह वो नॉमिनेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, दैट मीन्स कि देयर वुड बी 600 मोर पॉइंट वुड बी एडेड टू योर स्कोर। फॉर एग्जांपल योर स्कोर इज़ 450 एंड आप देख रहे हैं कि ड्रॉ, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे, अगर वो स्कोर नहीं आ रहा ड्रॉ में एंड इफ़ यू somehow get nomination, so from 450 your score would boost to 1050 के CR स्कोर पे यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट नॉमिनेशन। इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा नेक्स्ट सेशन में। अब तक जितने मैं आपको स्टेप बनाए उसमें सबसे अहम था हैविंग योर ECA डन एंड हैविंग योर लैंग्वेज टेस्ट डन। अब बारी आ गई है, अब आप तैयार हैं, जो कि 5th स्टेप है क्रिएटिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। एक्सप्रेस एंट्री पूल एक वो टर्म है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्सप्रेस एंट्री पूल है क्या? वो तमाम लोग जो कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं वो इस स्टेप में एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जिसमें
पहले जो मैंने बात की थी, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज कैपेबिलिटी के मुताबिक आपको स्कोर मिलता है। एक्सप्रेस एंट्री पूल में दाखिल होने के लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट और 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। इसी को मैं बार बार रेफ़र करता हूँ 3/2 रूल। तो 3/2 रूल यही है। इस स्टेप में आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पासपोर्ट विच इज़ आईडी डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आइल्स एंड ईसीए। पासपोर्ट, आइल्स, ईसीए अगर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। और याद रखें, मज़े की बात यह है कि इस स्टेज में जब आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने जाते हैं तो जीसी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें यूजिंग योर जीसी की, बाय क्रिएटिंग योर जीसी की। लेकिन इसमें सबसे अच्छा वैल्यू ये है कि इस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल करने की कोई ऑफिशियल फ़ी नहीं है। विदाउट एनी कॉस्ट, यू नीड ओनली 3 डॉक्यूमेंट एंड 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो एंड क्रिएट दैट। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट आइल्स, ईसीए, पासपोर्ट चाहिए, लेकिन मैं 2 इन्फॉर्मेशन की क्या बात कर रहा हूँ। 2 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना NOC, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड पता होना चाहिए। यह NOC क्या है? NOC बेसिकली जितने भी लीगल एक प्रोफेशंस हैं कनाडा में उनको 5 डिजिट कोड से डिफाइन कर दिया गया है। यानी दैट मीन्स एवरी प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन इन कनाडा इज़ आइडेंटिफाइड बाय 5 डिजिट कोड विच इज़ कॉल्ड NOC कोड। यही वजह है कि जब आप ग्रुप में बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा NOC कोड ये है, आपका NOC कोड क्या है, या NOC कोड मार्केटर के लिए क्या होना चाहिए, अकाउंटेंट के लिए क्या होना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। क्या चीज़ें हो गई? पासपोर्ट, ECA, आइल्स, और क्या चीज़ें? NOC कोड, जो कि आपको पता है। याद रखिए कि रिसेंटली ही NOC क्लासिफिकेशन कोड का नया वर्जन इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तो गलती से भी 2016 का वर्जन यूज़ नहीं करेंगे जो कि 4 डिजिट कोड होता था। अब हम जिस NOC कोड की बात करते हैं उसका वर्जन कहते हैं 2021, यानी हम वर्जन 2021 के मुताबिक 5 डिजिट कोड अगर चूज़ कर देते हैं दैट वुड रिप्रेजेंट आर प्रोफेशन। याद रखिए NOC कोड की दो मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपको एंट्री करनी पड़ती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट थे और फिर सेल्स में चले गए तो अकाउंटेंट का NOC डिफरेंट होगा, सेल्स का NOC डिफरेंट होगा। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपनी एप्लीकेशन किस NOC पे बेस करना चाहते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड प्राइमरी NOC। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि सेल्स के लोगों को बहुत चांस मिल रहा है और उनको मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो है PNP, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रोफेशन एक है अकाउंटेंट का और एक है सेल्स का। अकाउंटेंट के प्रोफेशन की डिमांड प्रोविंसेस में नहीं है, लेकिन सेल्स की प्रोफेशन की है। सो आई वुड हैव अ डिफरेंट NOC फॉर अकाउंटेंट, आई वुड हैव अ डिफरेंट NOC फॉर बीइंग अ सेल्स पर्सन। I am free to choose one of these NOCs as a primary NOC. That means मैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जब अपना एक्सपीरियंस एंटर करूँगा तो 1 by 1 दोनों एक्सपीरियंसेस को एंटर करूँगा। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उसमें से सेल्स के NOC को प्राइमरी NOC बना सकता हूँ। दैट मीन्स यू विल बी गिवन और यू विल बी आस्क्ड टू एंटर योर NOC ट्वाइस, 2 मुख्तलिफ सेक्शन में। सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में ये पूछा जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन किस NOC पे बेस करना चाहते हैं, तो वहाँ आप सेल्स चूज़ कर लेंगे फॉर एग्जांपल। फिर वो आपसे 1 by 1 एक्सपीरियंसेस एंटर करवाएगा, तो आप 1 by 1 अकाउंटेंट के लिए अलग NOCs, सेल्स के लिए अलग NOCs। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो NOC से मुतालिक मांगी जाएगी, आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, वर्किंग आवर्स, आपका टाइटल, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम, शहर, ये तमाम बेसिक चीज़ें जो हर एक्सपीरियंस के लिए आपको एंटर करनी होगी। दोबारा मैं आता हूँ 3/2 रूल पे। 3 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइल्स, ECA, 2 इन्फॉर्मेशन, NOC। व्हाट इज़ द 5th इंफॉर्मेशन एंड 5th रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल? वो है हैविंग योर प्रूफ ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। कैनेडियन इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ी अहम रिक्वायरमेंट है, वो है प्रूफ ऑफ फंड। दैट मीन्स कैनेडा वांट्स यू टू कम ओवर एंड डू नॉट बी बर्डन ऑन देयर इकोनॉमी। दैट मीन्स व्हेन यू कम ओवर अलॉन्ग विद योर फैमिली यू ब्रिंग इनफ फंड्स टू सर्वाइव। इनिशियल दर में देखें, नोबडी कैन गारंटीज कि आपने आते ही आपको जॉब मिल जाएगी या जॉब खुले हाथों से आपका इंतज़ार कर रही है। रियलिटी क्या है? पीपल मे स्ट्रगल इन सेटिंग अप देयर लाइफ। नया शहर, नए तौर तरीके हैं, आपको बच्चों का स्कूल भी सेट करना है, घर भी लेना है, जॉब भी लेनी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी करना है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम आपके काम 1-2 महीने के अंदर हो जाएं। मज़े की बात यह है कि ये प्रूफ ऑफ फंड, जिसे हम POF कहते हैं, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि जितनी टर्म्स मैं यूज़ करूँगा सब मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। POF की ख़ास बात ये पैसा आप कहीं जमा नहीं करवाते, ये पैसा गवर्नमेंट
कैनेडियन गवर्नमेंट को नहीं देते। ये पैसा आपके पास होता है और उसके होने की क्या रिक्वायरमेंट है, आगे जाके स्टेप में मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा। ये that varies from the size of the family. For example, if I'm the main applicant, I have a spouse and 3 kids. That means for a single person, I need to show 12 to 13,000, almost 13,000 Canadian dollar for last 6 months कि ये 6 महीने से मेरे अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिटेड है. If I have a spouse, so that would be 16,000. If I have one kid, that would be 20,000. If I have 2 kids, that would be 24,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ. हो सकता है मैंने अमाउंट आगे पीछे कर दिया, लेकिन अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आप कहें 13,000, 16,000, 20,000, 24,000, 28,000. दैट मीन्स जैसे जैसे आपके डिपेंडेंट बढ़ते जाएंगे आपका POF का प्रूफ ऑफ फंड का अमाउंट बढ़ता जाएगा. इसमें एक अहम बात यह है, प्रूफ ऑफ फंड का अमाउंट इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपके डिपेंडेंट चाह रहे हैं. इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग अलोन, यू विल हैव टू शो योर प्रूफ ऑफ फंड फॉर एंटायर फैमिली. तो प्रूफ ऑफ फंड एक अहम टॉपिक है. मैं रिकैप करता हूँ. 3 डॉक्यूमेंट, 2 इन्फॉर्मेशन: पासपोर्ट, IELTS, ECA, नोइंग योर NOC एंड नोइंग योर POF फंड. POF फंड को सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, उसका आपके पास प्लान होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आपके पास अगर द रिक्वायरमेंट इज़ यू नीड टू हैव दिस फंड. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड 28,000 Canadian dollar for 6 months, बट फॉर सम रीज़न आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट. तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें IRCC के एक प्रूवन और एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ये है कि वो गिफ्ट डीड के थ्रू ये बात आपकी एक्सेप्ट कर लेता है कि आपके पास प्लान था कि जब फेडरल गवर्नमेंट मुझे इनवाइट करेगी टू फाइल अ PR एप्लीकेशन, मैं यहाँ से फंड्स ले आऊँगा. ये फंड्स लाने के, उसको प्रोक्योर करने के, शो करने के और प्रूफ करने के क्या क्या तरीके हैं, इसके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने की है. और यूजुअली हम इस पर बात करते रहते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन में प्रूफ ऑफ फंड को शो करने के तरीके हैं. अब मैं रिकैप करता हूँ. इस स्टेप पर है मैं स्टेप नंबर 5, क्रिएटिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. 3 डॉक्यूमेंट, 2 इन्फॉर्मेशन, 3x2 रूल. तो ये है वो 3x2 रूल. दैट मीन्स यू नीड टू हैव योर पासपोर्ट, IELTS, ECA, नोइंग योर NOC एंड प्लानिंग ऑफ प्रूफ ऑफ फंड कि अगर मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन्वाइट करती है तो मैं इसे किस तरह 6 महीने की एजिंग या उससे कम एजिंग डिपेंडिंग और सिचुएशन दिखा सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड 3x2 रूल एज कमिटेड. ओके, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका IELTS, ECA और पासपोर्ट अवेलेबल है लेकिन आपके स्पाउस ने अभी तक IELTS नहीं दिया या ECA नहीं दिया, तो ये चेंजेस आप कभी भी कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन एडिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपका IELTS, ECA, पासपोर्ट रेडी है, आप पूल में एंटर हो गए, लेकिन वाइफ का ECA आने में 2 हफ्ते हैं. यू कैन ऑलवेज एंटर द पूल विदाउट इट if you meet the minimum eligibility requirement, and later on you can edit and claim the point for IELTS and ECA of your spouse. ये हमेशा हो सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग आमतौर पर कहते हैं जी मैंने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट किया लेकिन सिस्टम ने तो मुझसे पूछा नहीं कि मेरे बच्चों की इन्फॉर्मेशन क्या है, उनका पासपोर्ट क्या है और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त नंबर ऑफ डिपेंडेंट और एक्सप्रेस प्रूफ ऑफ फंड अकॉर्डिंग टू द स्लैब रिलीज बाय RCC चूज़ कर देते हैं, सिस्टम ये समझ जाता है कि आपके साथ मजीद एप्लीकेंट भी हैं. लेकिन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त वो आपके बच्चों की इन्फॉर्मेशन नहीं लेता. यही वजह है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों की इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई. ये इन्फॉर्मेशन किस स्टेज पे ली जाएगी? जब आपको इन्विटेशन दिया जाएगा. याद रखें, कैनेडियन इमिग्रेशन की PR एप्लीकेशन, यानी अगर आप PR एप्लीकेशन फाइल करते हैं, दैट इज़ बाय इनविटेशन ओनली. दैट मीन्स इफ़ यू रिसीव एन ITA इन्विटेशन टू अप्लाई, ओनली देन यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन, अदरवाइज यू कैन नॉट. यही वजह है कि जब आपको इन्विटेशन आता है देन यू वुड बी आस्क्ड कि ये बच्चे आपके बायोलॉजिकल हैं या अडॉप्टेड है, इनका ID डॉक्यूमेंट क्या है, एंड सो फोर्थ. यानी मेडिकल से लेके ID डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें बाद में मांगी जाएंगी. यही वजह है कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपको बच्चों की कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक बहुत अहम सवाल किया जाता है कि क्या मैं NOC को चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फाइलिंग हैव यू नॉट फाइल योर एप्लीकेशन, यू कैन ऑलवेज चेंज योर NOC. क्योंकि आप लेमैन है, आपने अपनी नॉलेज के मुताबिक एक NOC चूज़ किया कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन आप सॉफ्टवेयर टेस्टर या क्वालिटी एश्योरेंस में काम करते हैं और जिसका NOC फॉर एग्जांपल अलग है. दैट मीन्स यू कैन ऑलवेज गो एंड एडिट योर प्रोफाइल. इसी तरह आप मज़ीद मेजर चेंजेस भी कर सकते हैं. अगर आप ये देखते हैं कि मेरा स्कोर वाइफ के IELTS और ECA ना होने की वजह से कम है और
उनके आइल्स और इसी देने में अभी टाइम है या शी इज़ नॉट विलिंग, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड एडिट योर फैमिली इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन चेंज योर स्पाउस फ्रॉम अकम्पनिंग टू नॉन अकम्पनिंग। जब आप ये चेंज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में, तो एज, एजुकेशन और लैंग्वेज या जो भी फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर सिंगल और अकम्पनीड एप्लीकेंट को अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पे सिस्टम आपका मैरिटल स्टेटस तो उठाएगा कि आप मैरिड हैं, लेकिन आपको ट्रीट पॉइंट्स ऐसे देगा एज इफ़ यू आर सिंगल। दैट मीन्स, लेट मी रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, if you are married and you are choosing that your spouse would not be accompanying you, that means system will you award point as if you are single। तो एज और एजुकेशन की बुनियाद पर जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आप एक सिंगल एप्लीकेंट हैं, दो आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड है लेकिन स्पाउस इज़ अनअकम्पनीड है। बहुत सारे सिचुएशन में ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वजह से आप अपने स्कोर को क्विकली बूस्ट अप कर सकते हैं एंड जो स्पाउस आपके पॉइंट को पुल डाउन कर रहा होता है, यू कैन गेट रिड ऑफ इट। ऑलराइट, इस वक्त आप पूल में मौजूद हैं, यानी एक्सप्रेस एंट्री पूल में। जब मैं पूल को रेफ़र करूं तो मैं हमेशा रेफ़र करूंगा एक्सप्रेस एंट्री पूल को। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पूल में हैं और आपको कुछ प्रोविंसेस देख सकते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज़ करता हूं, इस स्टेप में हम बात करेंगे इन्विटेशन, एक एडिशनल स्टेप की, गेटिंग एन इन्विटेशन फ्रॉम अ प्रोविंस, कि आप अपने आप को कैसे विजिबल कर सकते हैं। याद रखिए, प्रोविंशियल नॉमिनेशन की हम जब भी बात करते हैं तो कुछ प्रोविंसेस ऐसे होते हैं जो आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, अल्बर्टा, ओंटारियो और नोवा स्कॉशिया वो प्रोविंसेस हैं हु कैन सेंड एन इन्विटेशन टू यू व्हाइल यू आर इन द पूल। और इस तरह और भी प्रोविंसेस पास में हमने देखा, मैनिटोबा ने भी ये काम किया या BC भी ये कर सकता है। सो बाय व्हेन यू क्रिएट योर प्रोफाइल, मेक श्योर यू चूज़ ऑल द प्रोविंसेस बिकॉज यू शुड बी इनडिफरेंट, कि मुझे कोई भी प्रोविंस अगर इन्वाइट करेगा तो मैं कनाडा जाने के लिए रेडी हूँ। ये एक बहुत अहम चीज़ है जिससे आप विजिबल हो जाते हैं। इसीलिए वो लोग जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन में जाते हैं उनके लिए एक एडिशनल स्टेप होता है, वाइल बीइंग इन द पूल गेट एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रोविंस। प्रोविंस आपको कहता है, हे मिस्टर एक्स, वी वांट टू नॉमिनेट यू, सो दैट मीन्स यू विल हैव टू गो and file a separate provincial nomination application on the provincial website। कनाडा में जितने इस वक्त प्रोविंसेस हैं सबकी अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम, PNP प्रोग्राम रन हो रहे हैं। हर एक की अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक के अलग क्राइटेरिया है। कुछ प्रोविंसेस, जिस तरह मैंने आपको तीन या पाँच नाम तो मैंने आपको लिए, ये प्रोविंसेस वो हैं जो आपको पूल से पिक भी कर सकते हैं। आपको नॉमिनेशन का इंटीमेशन भेज सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल बेस्ड ऑन योर CRC स्कोर, बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन और बेस्ड ऑन योर कनेक्शन टू कैनेडा इन द फॉर्म ऑफ सिबलिंग और रिलेटिव। दैट मीन्स ये एक एडिशनल स्टेप है जो बहुत सारे लोग करते हैं और अपने चांसेस को बढ़ाते हैं। शुरू में मैंने एक बात कही थी आपसे कि नॉमिनेशन एक वो स्टेप है जिससे आप अपने चांसेस को बहुत बेहतर, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको वन फाइन इवनिंग ओंटारियो ने NOI नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया है कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल एंड वुड लाइक टू नॉमिनेट यू इफ़ यू वांट टू परमानेंटली मूव एंड सेटल इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, उसके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने की है जिसमें ये बताया गया है कि अगर ओंटारियो आपको लकीली पूल में से चूज़ कर लेता है तो आपको उसको किस तरह हैंडल करना है। स्टेप नंबर 7 जिसमें जो एडिशनल स्टेप है, अगर आपको प्रोविंस नॉमिनेट करता है, दैट मीन्स आप प्रोविंशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और पूरी एक प्रॉपर एप्लीकेशन जिसमें यूजुअली ID डॉक्यूमेंट, वर्क एक्सपीरियंस लेटर और दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सबमिट करेंगे। अगर आपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, ऐसे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में एप्लीकेशन फाइल की है जो कि एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड है, दैट मीन्स जब प्रोविंस अपनी नॉमिनेशन कंप्लीट कर लेगा तो एक एक्सेप्टेंस आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आएगी दैट वी हैव कंप्लीटेड योर नॉमिनेशन प्रोसेस और हमने आपको नॉमिनेट कर दिया। दैट मीन्स अगर आप 450 के स्कोर पे हैं तो 600 एडिशनल पॉइंट ऐड होंगे उस वक्त जब आप उस इनविटेशन को अपने एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाएंगे, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स आपका स्कोर 450 से 600 बढ़ जाएगा और 1050 पे आ जाएंगे। ये एक तरीक़ेकार है जिससे आप इसको कर सकते हैं। प्रोविंस ने अगर आपको नॉमिनेट कर दिया तो आपका स्कोर हो गया 1050 का मतलब ये है कि अब फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम की कोई भी अगर ड्रॉ होगी या कोई नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड ड्रॉ होती है, देखिए ड्रॉज डिफरेंट किस्म की होती हैं। ड्रॉज का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन योर स्कोर certain profile are picked up from the pool and they are issued an ITA which is called invitation to apply। that means कि प्रोविंस अगर आपको नॉमिनेट कर दिया, आपके पॉइंट 1050 हो गए। अब नेक्स्ट ड्रॉ, अगर ड्रॉज जो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के लिए या इनविटेशन इशू करने के लिए मुख्तलिफ ड्रॉज होती हैं। समटाइम ये ड्रॉ पे आप देखते हैं लिखा होता है नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है कि चाहे आप
कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC के या फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम FSW के कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर है और नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड है, तो कोई भी स्ट्रीम में आप हो, यू विल गेट एन इन्विटेशन टू अप्लाई। दैट मीन्स ये फेडरल आपसे कह रहा है कि आप अब अपनी PR एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली EAPR कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस, EAPR फाइल कर सकते हैं। नॉमिनेशन के बाद आपका स्कोर इतना हाई हो जाता है कि मोस्ट लाइकली चाहे अगर वो PNP ड्रॉ होगी तो भी, या नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड ड्रॉ होगी तो भी आपको इन्विटेशन लाजमी मिलेगा। दैट मीन्स नाउ हाफ द बैटल इज़ डन। अब आप इस बात पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम या CEC में जो भी आपका प्रोग्राम है, आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसको भी इन्विटेशन अपने अपने स्ट्रीम में मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू गेट इन्वाइटेड एंड फाइल योर एप्लीकेशन। एक्सेप्ट यहीं से सारा गेम सही स्टार्ट होता है। व्हेन यूर इशूड एन इन्विटेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने बात की कि 3/2 रूल में मैंने कहा कि आपको पासपोर्ट, IELTS और EC की सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, NOC की इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना प्रूफ ऑफ फंड प्लान करना है, एविडेंस नहीं देना। रियल गेम बिगिंस नाउ। अब आपको पता चलेगा कि अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन टू कैनेडियन अथॉरिटीज़। तो आइए इसमें देखते हैं बहुत डिटेल में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस तरह हमें सबमिट करने पड़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंथी पार्ट, पे ड्यू अटेंशन। पासपोर्ट, ID डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए। इंटरेस्टिंगली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप CNIC की बेसिस पे भी अपना एक्सप्रेस प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे यू विल हैव टू प्रोवाइड अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच शुड बी वैलिड, विच शुड हैव इनफ वैलिडिटी, ताकि जब तक एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होती है उस वक्त तक आपको पासपोर्ट एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। और जब आपको COPR यानी कन्फर्मेशन ऑफ PR अगर आपको इशू की जाती है तो उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होना चाहिए, जो कि बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। यही मौका है जहाँ पे आपको और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जब इन्विटेशन आपको आ जाता है और आप कंटिन्यू एप्लीकेशन में करते हैं तो आपको 2-3 सवाल करता है सिस्टम। सबसे पहले ये पूछते हैं आपके बच्चों की इन्फॉर्मेशन, आपकी स्पाउस की इन्फॉर्मेशन, अकम्पनीड और नॉट अकम्पनीड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए जब आप आगे जाते हैं तो आपसे एक जगह पे वही भी पूछता है कि क्या RPRF यानी राइट फॉर परमानेंट रेजिडेंट फ़ी आप अपफ्रंट पे करेंगे या सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी देंगे। याद रखें देयर आर 2 टाइप ऑफ फ़ी। बुनियादी तौर पे 2 अहम फ़ी है जो आपको देनी पड़ती है। एक PR एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो आप और आपके स्पाउस को देनी होती है, और इसके अलावा आपकी एक राइट फॉर परमानेंट रेजिडेंट फ़ी भी जिसे RPRF कहते हैं, विच इज़ रिफंडेबल। प्रोसेसिंग फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है, यानी अगर आपने अपना केस फाइल किया और आपके किसी वजह से खुदा न खासा रिजेक्शन हो जाती है तो ये फ़ी आपको वापस नहीं मिलती। लेकिन याद रखें RPRF रिफंडेबल है। अगर आपका डिसीजन फेवरेबल नहीं है तो ये फ़ी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डिपेंडेंट की भी आपको फ़ी देनी पड़ती है, साथ में आपको बायोमेट्रिक की फ़ी देनी पड़ती है, क्योंकि लेटर ऑन जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कैनेडियन अथॉरिटी विल इनवाइट यू टू वॉक टू योर नियरेस्ट VFS सेंटर एंड हैव योर बायोमेट्रिक डन। बायोमेट्रिक का मतलब है फ़ोटो और योर फिंगरप्रिंट्स, ये आपको देने होते हैं। तो इस मौके पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप RPRF फ़ी इंक्लूड करें, यानी बोथ फीस एक साथ पे करें। उसकी वजह क्या है, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे कंटिन्यूसली आपकी लोकल करेंसी अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर डिप्रिशिएट हो रही है तो यू वुड बी एबल टू यूज़ करंट एक्सचेंज रेट रादर। अगर आप 6 महीने बाद देंगे, फॉर एग्जांपल टुडे ये कैनेडियन डॉलर इन टर्म ऑफ PKR इज़ 190, लेकिन अगर आप 6 महीने बाद आपको ये कहा जाता है कि RPRF जमा करवाते तो हो सकता है उस वक्त 210 हो या 220 हो। दैट मीन्स यू वुड बी लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट। आई ऑलवेज एडवाइस कि एक्सचेंज रेट की वजह से भी और इन ऑर्डर टू सेव प्रोसेसिंग टाइम, बिकॉज अगर आप RPRF अभी नहीं देंगे तो अथॉरिटीज़ विल स्टॉप एंड आस्क यू टू पे RPRF एंड देन दे विल प्रोसीड फर्दर एट अ सर्टेन स्टेज, यानी एक ऐसी स्टेज आती है जब वो RPRF आपसे डिमांड करते हैं। तो इंतज़ार हम उस फीस का क्यों करें जो हमें आज नहीं तो कल देनी है। यहीं पे डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको ID डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट देना होगा, IELTS, ECA, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट फॉर ऑल फैमिली मेम्बर अकम्पनिंग और नॉट अकम्पनिंग, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स और वर्क एक्सपीरियंस लेटर से मुतालिक तमाम डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ फंड से मुतालिक तमाम डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत अहम सा डॉक्यूमेंट है जो आपको देने पड़ते हैं, और हर डॉक्यूमेंट के लिए मैंने वर्क एक्सपीरियंस पे अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपको एक बहुत डिटेल वीडियो नजर आएगी कि इसमें हम कौन से डॉक्यूमेंट हमें जमा करवाने चाहिए। एजुकेशन सेक्शन में आप एक ही आपको टैब दिया जाएगा। देखो होगा क्या, इन्विटेशन आया, यूज़ प्रेस कंटिन्यू बटन, आप आगे गए
तो आपने बच्चों से मुतालिक सवालात की जवाब दिए, वाइफ का कंपनी नॉट अ कंपनी, पीयूएफ के मुतालिक, आरपीआरएफ और प्रोसेसिंग फ़ी के मुतालिक ये सारे जवाब दिए। तो सिस्टम विल ओपन अ न्यू विंडो और एक नया आपको लगेगा जैसे हम नई जगह आ गए। यही वो जगह है जहाँ पे आपसे पहली दफ़ा पूछा जाएगा आपकी एड्रेस हिस्ट्री का, पर्सनल हिस्ट्री का। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में अगर आप सिर्फ वही एक्सपीरियंस मेंशन करें जो आप क्लेम और प्रूफ करना चाहते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप उसको प्रूफ करना मुश्किल है और आप उसके पॉइंट भी क्लेम नहीं कर रहे। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त वर्क हिस्ट्री में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखें जिसको आप क्लेम नहीं कर रहे या जिसको प्रूफ करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस क्लेम किया है, इसके अलावा भी आपकी 2 जॉब्स ऐसी हैं, तो वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में मेंशन नहीं करें, अदरवाइज सिस्टम विल आस्क द डॉक्यूमेंट ऑन IRCC फॉर्मेट। यही वजह है कि अब इस स्टेज पे आपसे सिस्टम पूछेगा कि आपने लास्ट 10 ईयर्स में क्या किया, लास्ट 10 ईयर्स में आप कहाँ कर रहे हैं, और दूसरी वो इन्फॉर्मेशन जो अब तक आपसे नहीं मांगी गई, क्योंकि 3/2 रूल के मुताबिक आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देके प्रोफाइल क्रिएट किया, नॉमिनेशन या विदाउट नॉमिनेशन आप इस स्टेज तक आ गए। लेकिन यहाँ से गेम चेंज हो गया, असल गेम स्टार्ट होता है यहाँ, जिसकी बेसिस पे मैं कहता हूँ कि लोग कंसल्टेंट उस स्टेज पे इंगेज कर लेते हैं जहाँ पे नहीं चाहिए होता है। और ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए होती है, या आपको ग्रुप से भी मिल सकती है, या आपको प्रॉपर गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हाउ फेमिलियर आर यू विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और हाउ मच टाइम डू यू हैव और व्हाट आर योर एक्सपर्टीज इररेस्पेक्टिव, क्योंकि ये पूरी वीडियो हम बात कर रहे हैं विदाउट कंसल्ट। एक और अहम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे चाहिए होता है वो मैरिज डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तान में मैरिज डॉक्यूमेंट मैं 3 रिकमेंड करता हूँ। नंबर 1, यूनियन काउंसिल का मैरिज सर्टिफिकेट जो कि बाइलिंगुअल होता है, तो आपको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, आप उर्दू निकाहनामा जो 3 मुख्तलिफ सेक्शन में आप साइन करते हैं, वो उसमें से एक परत की स्कैन करवा लें और उसकी सर्टिफाइड नोटराइज ट्रांसलेशन करवा लें। तो 3 डॉक्यूमेंट मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि टू अवॉइड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिसिट, दैट मीन्स ADR आपका नहीं आए और आपकी मैरिज को प्रूफ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैरिज के लिए स्पेशली पाकिस्तान से मैं 3 डॉक्यूमेंट करता हूँ रिकमेंड। मैरिज बाइलिंगुअल मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनियन काउंसिल, निकाहनामा द उर्दू वन एंड इट्स उर्दू निकाहनामा की ट्रांसलेटेड सर्टिफाइड नोटराइज्ड कॉपी, ये 3 अहम डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? प्रूफ ऑफ फंड आपकी एजिंग है या नहीं है, जिसको हम अलग वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट की बारी है और आपको इनविटेशन आ गया, तो आपको 2 चीज़ें साबित करनी है। एक, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो कि प्रॉपर लेटर हेड ऑफ द बैंक होना चाहिए। इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? आपका नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट कब से, एवरेज बैलेंस या उस करेंसी का कैनेडियन इक्विवेलेंट लिखवाना ज़रूरी नहीं है, ये काम कैनेडियन अथॉरिटी का है, वो इक्विवेलेंस खुद करते हैं, ठीक है। और बैंक्स यूजुअली एवरेज बैलेंस नहीं मेंशन करते। तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेटर हेड पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वो लेटर होना चाहिए। अगर वो फिजिकली इशू हुआ है और सिस्टम जनरेटेड या इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो उसके ऊपर प्रॉपर सिग्नेचर होनी चाहिए। स्टैम्प हो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो लेटर हेड काफ़ी है। बैंक की या ब्रांच की कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, और वो साहब जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं और बैंक के साइन कर रहे हैं, उनका टाइटल और नाम होना चाहिए, ताकि इफ़ IRCC वांट्स टू वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल हो।
अब आपको ये मैंने कहा कि एवरेज बैलेंस 6 मंथ का एवरेज बैलेंस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली नहीं होता, तो हम कैसे प्रूफ करें? उसके लिए अपना 3 महीने 6 महीने का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर आप गिफ्ट डीड यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने फंड्स अपने पेरेंट्स से या इन लॉज से या सिबलिंग से लिए हैं, उसका कंप्लीट तरीक़ेकार है। यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्कस करेंगे तो दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन कंप्लीट एक वीडियो गाइड इस वक्त आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगर आप जाएँ वो तो देख सकते हैं कि गिफ्ट डीड को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स मेन डॉक्यूमेंट मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, आईडी डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स एंड पे स्टब, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, इंक्रीमेंट, एवरीथिंग, प्रूफ ऑफ फंड के डॉक्यूमेंट, मैरिज डॉक्यूमेंट, पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल के बारे में याद रखें कि कोविड के दौर में एक डिफरेंट कोविड के दौर में मेडिकल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, वो अब चेंज हो चुकी है। दैट मीन्स अगर आपको इन्विटेशन आ गया है तो आपको मैंडेटरी है आपके लिए कि अपने और अपने डिपेंडेंट का मेडिकल एकम्पनीड और नॉन एकम्पनीड जो भी सिचुएशन हो, आपको मेडिकल सबमिट करवाना है। कैनेडियन अथॉरिटी ने पैनल फिजिशियन के नाम से पूरी दुनिया में अपने ऑथराइज हेल्थ सेंटर चूज़ किए हुए हैं। आपके सिटी, आपकी कंट्री में भी इस तरह के 2-4 पैनल फिजिशियन अवेलेबल होंगे। उनसे अपॉइंटमेंट बुक करें, ऑन फ़ोन, ऑन कॉल या ईमेल के थ्रू या सिस्टम के थ्रू। उनसे ITA शेयर करें कि वी हैव बीन इनवाइटेड एंड यू वांट टू रन थ्रू द मेडिकल टेस्ट करें और ज़रूर इसमें लगाएं, ये बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और क्या बचे? फ़ोटोज़। IRCC की अपनी रिक्वायरमेंट है जिसके मुताबिक आपको इस मौके पे सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ फ़ोटोज़ देनी होगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। हेड टू चिन का रेशियो होना चाहिए, बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए, ग्लासेस आप ना ही लगाएं तो बहुत ना लगाएं, और साइडवेज ना देख रहे हो। तो पूरी स्पेसिफिकेशन जो IRCC के वेबसाइट पे आपको मिल जाती है, जो अपने फ़ोटो स्टूडियो को दिखानी है कि जी फ़ोटो इस तरह की होनी चाहिए, 35-45 की डायमेंशन की। फ़ोटो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में आपको अपने और अपने पूरे फैमिली मेम्बर के लिए जो अकम्पनीड है अपलोड करनी पड़ती है। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो हम बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ये नाम हमने दिया है इसको क्योंकि IRCC इसको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कहता है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली योर अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल एक्सप्लेनेशन चाहती हैं, तो ये सेक्शन उसके लिए बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। माइनर और उन बातों के लिए जिनकी कोई अहमियत नहीं है, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली तमाम एप्लीकेशन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे IACC की मैंने आपको मिसाल दी, आपकी डिग्री UK से है बट यू हैव नेवर बीन टू UK, तो ये एक LOE का बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको आप एक्सप्लेन करें कि एजुकेशन मैंने UK इंस्टीट्यूशन से की है बट आई कम्प्लीटेड दिस वाइल बीइंग इन श्रीलंका और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ भी आप हैं, और आई हैव नेवर ट्रैवल टू UK। अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है उसमें आप इसको एट लेंथ एक्सप्लेन कर सकते हैं और वीज़ा रिजेक्शन की लेटर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोर्ट के केसेस हैं या आपके पुलिस सर्टिफिकेट जो है क्वालिफाइड और क्लीन नहीं है और आप समझते हैं कि कैंडिडेट अथॉरिटी को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो अपने लॉयर से बात करें, उसकी एक एक्सप्लेनेशन इसमें दे सकते हैं। आपके प्रूफ ऑफ फंड में एजिंग के रिक्वायरमेंट 6 महीने के मीट नहीं हो रही, तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में आप वो लिख सकते हैं। आपने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया और आपके ट्रैवल में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि आप मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि देखिए रिक्वायरमेंट ट्रैवल की क्या है कि यू हैव टू शो ऑल योर ट्रैवल फ्रॉम योर कंट्री ऑफ ओरिजिन और योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट। इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी नेशनल बट यू आर रिजाइडिंग इन सऊदी, दैट मीन्स आप सऊदी से जितनी जगह बाहर जाते हैं वो सारी आपकी ट्रैवलिंग है। दैट मीन्स इवन इफ़ यू कम टू योर होम टाउन, आप सऊदी से पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश, इंडिया जाते हैं, ये सारी आपकी ट्रैवलिंग है। ये ट्रैवलिंग कवर होगी ट्रैवलिंग के सेक्शन में। और अगर इसमें आपको लगता है कि मल्टीपल टाइम्स आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस चेंज हुई है, फॉर एग्जांपल ओरिजिनली यू आर फ्रॉम वन कंट्री बट यू रिजाइडेड इन सऊदी अरेबिया, देन यू मूव टू पोर्चुगल, दैट मीन्स फॉर सर्टेन पीरियड आपकी ट्रैवलिंग सऊदी से आउटसाइड काउंट होगी और फिर आपने पोर्चुगल से जो आपने ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ पोर्चुगल की वो काउंट होगी। दैट मीन्स आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस 2 दफ़ा चेंज हुआ, इट वुड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन। तो ट्रैवल हिस्ट्री में आप ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी डेट्स, ड्यूरेशन वगैरह और पर्पस लिखना पड़ता है। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आपकी अपॉर्चुनिटी, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और कॉमन चीज़, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि आप स्पाउस का नॉन कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्लेम नहीं कर सकते और स्पाउस का कि पर्सनल हिस्ट्री में आप उसकी कुछ वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि मैंने वर्क हिस्ट्री में अपने स्पाउस के दिखाया है कि नो वर्क हिस्ट्री, लेकिन पर्सनल हिस्ट्री में मैं दिखा रहा हूँ कि शी इज़ बिन वर्किंग। इसी की ये एक्सप्लेनेशन है कि आप यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन को इसलिए यूज़ कर सकते हैं। रिसीविंग एन ITA इज़ अ मेजर माइलस्टोन। यही वजह है कि यही स्टेज है जहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ PR सबमिट करते हैं।
बहुत डिटेल से मैंने अभी तक आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। इनविटेशन आया, कंटिन्यू प्रेस किया, बेसिक सवाल के जवाब दिए, RPRF को चूज़ किया, दूसरी फ़ीस को चूज़ किया, सारे ऑनलाइन फॉर्म जिसमें आपकी एड्रेस हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन जो अब तक IRCTC को नहीं पता थी और लेकिन हम बहुत डिस्कस करते हैं, वो करनी है। एक कोशिश आपको करनी है, कोई ऐसा काम ना करें जिससे अनइंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। अनइंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप एजुकेशन सेक्शन में तो आपने अलग साल लिखे हैं, लेकिन पर्सनल हिस्ट्री में जब आपने वो एजुकेशन कॉपी की तो आपने मंथ या ईयर्स गलती से अलग दी थी है। एजुकेशन के मुताबिक आप एक शहर में थे जहाँ पे फॉर एग्जांपल यू वर गेटिंग एजुकेशन इन मलेशिया, लेकिन पर्सनल हिस्ट्री में आए तो आपने देखा कि जी मुझे पुलिस सर्टिफिकेट तो अपने टाउन से 0 टू टुडे यानी बर्थ से लेकर आज तक का मिल रहा है, तो मैं अपनी पूरी रेजिडेंस जो है अपने शहर की दिखा देता हूँ, जबकि आपके एजुकेशन सेक्शन ये कह रहा है कि आप मलेशिया में रह चुके हैं। सिमिलरली आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो दुबई का है, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जी मैं अपने टाउन से कभी मूव नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी आसानी के मुताबिक पुलिस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और उसमें आसानी से दिखा दिया सिंस बर्थ टू डेट ये पुलिस सर्टिफिकेट इसको कवर करता है। इनकरेक्ट, एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल थिंग, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो दैट इज़ कॉल्ड अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने ACC के बारे में कहा कि लोग ये करते हैं जी अब आई वॉज इन UK और UK का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और सिस्टम सर्टिफिकेट मांगेगा जी कि पुलिस सर्टिफिकेट दें क्योंकि आप UK में रहें। दैट मीन्स आपकी पर्सनल हिस्ट्री, एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री और एड्रेस हिस्ट्री में कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिपेंसी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि जी इस पीरियड में मैं इस कंट्री में था, जबकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ और बता रही है, पर्सनल हिस्ट्री कुछ और बता रही है, वर्क हिस्ट्री कुछ और बता रही है। अगर आप रिमोटली काम करते हैं तो आप अगर एक US कंपनी में काम करते हैं तो आप वर्क हिस्ट्री में उसका कंट्री US नहीं चूज़ करेंगे, बल्कि वो कंट्री चूज़ करेंगे जहाँ रहते हुए आपने उस कंपनी में काम किया। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन राइट अवे रिजेक्ट भी की जा सकती है। और ये बात याद रखें कि 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिनका गैपलेस होना ज़रूरी है। एक एड्रेस हिस्ट्री, एक पर्सनल हिस्ट्री। आपके स्पाउस और आपकी एड्रेस एंड पर्सनल हिस्ट्री में एक भी महीने का गैप नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर लास्ट 10 ईयर्स इफ़ यू आर ओवर 28 ईयर्स, या अगर सिंस यू टर्न 18, अगर आपकी एज 26 है तो आप अपना हिसाब देंगे 18 साल से लेकर 26 ईयर्स तक का, यानी 18 to 26 का पूरा हिसाब देंगे कि वेयर यू वर, व्हाट वर योर एड्रेसेस एंड व्हाट वर योर पर्सनल एक्टिविटीज़। अगर आप कि 2 एम्प्लॉयमेंट में गैप भी है तो आप दिखा सकते हैं यू आर अनएम्प्लॉयड। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट आई वांट टू डू, कि जब हमारे पास इनविटेशन आ जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट किस तरह प्रिपेयर कर दें, यही मौका है। अब आपने ऑनलाइन सारे फॉर्म कंप्लीट कर लिए, यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। यहाँ पे एक नई स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा पहली दफ़ा अब अपने पूरे प्रोसेस में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मुख्तलिफ टैब दिए जाएंगे। याद रखें जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रीवियस सेक्शन में पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल ट्रैवलिंग हिस्ट्री, एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री में दिए हैं उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। एक लिस्ट आ जाएगी जिसे मैं चेकलिस्ट कहता हूँ। इस चेकलिस्ट के मुताबिक वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे होंगे। अगर आपने वहाँ पे पिछली स्क्रीन पे ये कहा था कि आई हैव यूज्ड अनदर नेम, तो यहाँ पे सिस्टम आपसे कहेगा कि इस बात का एविडेंस अपलोड करें कि दैट यू हैव यूज्ड अनदर नेम, जिसके लिए आप सेम पर्सन एफिडेविट यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे प्रोफाइल भी नजर आते हैं जहाँ पे आपको पुलिस सर्टिफिकेट 5 या 6 भी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेंट ने अपने लास्ट 10 ईयर्स में 5-6 जगह 6 महीने से ज़्यादा स्टे किया है या मुख्तलिफ शहरों में रहा है। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको मल्टीपल पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए हो सकते हैं, जो कि यूनिफाइड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ USA, इन केस ऑफ UK देयर इज़ वन सर्टिफिकेट इशूड बाय सिंगल अथॉरिटी, ACRO एंड FBI. For example, in case of Malaysia, your embassy would give you the police certificate. अगर आप चाइना में हैं तो वो आपको चाइनीज़ अथॉरिटी देंगे, जो कि रीजन टू रीजन, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है। अब एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है, कैनेडियन इमिग्रेशन सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, फ्रेंच और इंग्लिश। अगर आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रेंच या इंग्लिश में नहीं है तो इसका मतलब है यू नीड टू गेट दैट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड आइदर इनटू इंग्लिश और फ्रेंच फ्रॉम अ सर्टिफाइड ट्रांसलेटर, जो भी आपकी कंट्री में ट्रांसलेशन का जो भी मेयार है। पाकिस्तान में इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। आप किसी वेंडर से भी किसी भी नॉन इंग्लिश नॉन फ्रेंच डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवा के उसको नोटराइज करवा लें, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल।
एक बात याद रखें कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट बायलिंगुअल है, दैट मीन्स इट्स बीन इशूड इन अरबिक एंड फ्रेंच, अरबिक और इंग्लिश, तो उसकी ऐसे बायलिंगुअल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए आपको चाहिए होगी उनकी फ़ोटो और उनका पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन एप्लीकेशन से प्रोसेस होकर नहीं गुजरे और डायरेक्ट आपको आईटी आया है, तो आईआरसीसी एडल्ट्स का यानी स्पाउस और प्राइमरी एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगता। ठीक है जी, आपके सारे डॉक्यूमेंट अब अपलोड हो चुके हैं। नॉर्मली जेपीजी, पीडीएफ, टिफ इस तरह के कुछ मशहूर ज़माना फ़ाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है और फाइल की लिमिट है जो कि 4 MB। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपनी हर फाइल का साइज़ जो कि आप EAPR में अपलोड कर रहे हो 3.8 MB हो, ताकि उसमें अपलोड करने में मुश्किल नहीं हो। और जिप फाइल मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जिप फाइल के करप्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट है और आपने उसको जिप कर दिया। मल्टीपल पीडीएफ डॉक्यूमेंट को जिप करने के बजाय और जिप फाइल अपलोड करने के बजाय मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करें, एक लार्ज पीडीएफ हो जो अंडर 4 MB हो और आप इसको अपलोड कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जहाँ पे चेकलिस्ट में क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो वहाँ पे अपना LOE, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो कि प्रॉपरली हेडिंग वाइज हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो अपलोड कर सकते हैं। समटाइम्स द सिस्टम विल गिव एन ऑप्शन टू अपलोड एन LOE फॉर योर स्पाउस ऑल्सो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक LOE होना चाहिए जो कि पूरी एप्लीकेशन का हो। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल भी है तो वहाँ अपलोड ना करें, बल्कि वहाँ अपलोड करें जहाँ पे प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, एक जगह सिर्फ वहाँ अपलोड कर दें। स्पाउस में अगर वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन मांगता है, दैट इज़ एन ऑप्शन, आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू आप करेंगे, मूव करेंगे, तो आगे सिस्टम आपसे फिर आपकी बेसिक डिटेल लेगा, कंफर्म करेगा दैट यू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड इट विल मूव यू टू द नेक्स्ट स्क्रीन वेयर यू कैन मेक पेमेंट ऑनलाइन यूजिंग वीज़ा, मास्टर और यूनियन पे और वट एवर जो भी कंपेटेबल कार्ड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ये पेमेंट करते हैं, उस स्क्रीन पर हैं। पेमेंट के बाद आप ऑनलाइन सर्विस पे दोबारा क्लिक करें। सिस्टम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा और कहेगा कि जी आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, AOR, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। दैट मीन्स इस बात की एक्नॉलेजमेंट कि आपकी PR एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। बहुत आर्ग्यूमेंट होती है कि जी AOR नहीं आया। AOR बिल्कुल आता है और लेस देन 5 मिनट्स आता है इन 99% केसेस में मेरे मुताबिक। इसमें आपको 2 मैसेजेस रिसीव होंगे। थोड़ी देर तक पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर आएँ, ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करें, वापस आएँ, अपने प्रोफाइल में आप देखेंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर 2 मैसेजेस आएंगे जिसे हम AOR कहते हैं। एक मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी विच विल से कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड एंड पेमेंट रिसीव। ये एक पॉपअप मैसेज होता है। दैट मीन व्हेन यू क्लिक ऑन वन मैसेज, एक और विंडो खुल जाएगी, यू विल क्लोज इट। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, एक और मैसेज जब आप सेकंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो द सिस्टम विल डाउनलोड अ PDF फाइल। उस PDF फाइल को हम कहते हैं AOR, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपकी PR एप्लीकेशन महीनों की मेहनत के बाद सबमिट हो गई एंड दैट इज़ अ मेजर माइलस्टोन। सी यू इन कनाडा। अच्छा जी, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको क्या करते हैं? मैं आपको 2-3 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए। सबसे पहले देखें, एडिशनल स्टेप्स भी हो सकते हैं। अब अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल भी हो सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टेल एवरी थिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ टू IRCC। इस एडिशनल स्टेप में मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या क्या मौके होते हैं जिसमें आपको बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम सिंगल यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और फ्रॉम मैरिड यू आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड और डाइवोर्स। अब अगर आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है तो इसके लिए आपके ज़रूरी है कि आप IRCC को वेब फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म करें। वेब फॉर्म क्या है? कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे एक वेब फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक ड्रॉप डाउन बॉक्स में से अपनी एप्लीकेशन टाइप चूज़ करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना PR एप्लीकेशन नंबर और दूसरी चीज़ें बताते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जी मेरा मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो आप उसमें ये बताते हैं कि मेरा मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है और मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी जाए, तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी जाती है। इस पर एक कंप्लीट वीडियो है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्फॉर्म IRCC अबाउट एडिंग योर स्पाउस इन द एप्लीकेशन। और कौन से इवेंट है जिस पे आपको IRCC को इन्फॉर्म करना चाहिए। इन अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड इफ देयर इज़ अ डेथ इन द फैमिली, अगर फैमिली मेम्बर्स में से इंडिपेंडेंट में से कोई या नॉट अकम्पनीड में से अगर कोई चेंज होता है, यू आर सपोज टू इन्फॉर्म IRCC। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस होता है जिसका फैसला अगर आपके अगेंस्ट है और की क्रिमिनलिटी और सिक्योरिटी मुतासर होती है, यू नीड टू इन्फॉर्म IRCC। ऑफ कोर्स everybody would like to avoid such situation when you have to inform that about IRCC. Addition in the family, that means if a child is born, you have to
inform IRCC that a child is born and let me know what document you want to have about it. So उस child को भी अपनी admissibility, medical admissibility और eligibility पास करनी होगी, जिसके लिए उसका भी medical और ID डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जमा करवाने पड़ेंगे. इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ दो चीज़ें. अमूमन लोग पूछते हैं कि जी आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, शुड आई इन्फॉर्म? नो. वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी, शुड आई इन्फॉर्म? नो. देखिए इसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ है, इन्फॉर्म IRCC जब वो इवेंट हो जाए. जो इन्फॉर्मेशन जो IRCC को उस वक्त आप देते हैं जब कोई इवेंट हो जाए पोस्ट AOR एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, एडिशन इन द फैमिली, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस या कोई ऐसी चीज़ है, तो ये आप इन्फॉर्म करें. आप फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नो यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म. आप जॉब चेंज कर रहे हैं, नो यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म. आप रिलोकेट हो रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे शहर से कंट्री मूव कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म IRCC. So depending on the importance of some of the changes in your life, you may have to inform IRCC, you may not have to inform IRCC. तो ये बहुत अहम चीज़ है. और एडिशनल स्टेप मैं आपको बताता हूँ, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिसिट. बाज़ का एप्लीकेशन प्रोसेस करने के दौरान IRCC को एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि आपने X डॉक्यूमेंट सही नहीं दिया, या उसका स्कैन ठीक नहीं है, या उनको नज़र नहीं आ रहा, या दे आर अनेबल टू फाइंड इट, तो दे विल गिव यू अ चांस टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट. जिसमें बाज़ात ये भी होता है कि वो आपसे बैकग्राउंड डिक्लेरेशन या कुछ ऐसे फॉर्म भी सबमिट फिलअप करवाते हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक आपकी एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, वो इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे. तो दे में आस्क यू टू सबमिट जेनरिक एप्लीकेशन फॉर्म विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम IRCC वेबसाइट, फिल इट अप, प्रिंट इट, साइन, स्कैन एंड सबमिट. बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म, इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपसे वो मांग सकते हैं. बाज़ वो आपसे पुलिस सर्टिफिकेट दोबारा मांग सकते हैं. अगर आपका मेडिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सपायर हो गया तो रीमेडिकल कर सकते हैं. फ़ोटो की रिक्वायरमेंट आ सकती है, पासपोर्ट आपका सही स्कैन नहीं हुआ दोबारा मांग सकते हैं. बट दीज आर दी थिंग्स एज आई टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि आपकी एप्लीकेशन पर कोई प्रोग्रेस हो रही है, तभी आपसे ये चीज़ें मांगी जा रही हैं. एक और अहम चेंज जो आपको IRCC को वेब फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहिए वो है चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल. अगर आपने कहीं माइग्रेट करके जिसकी वजह से आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर चेंज हो गया, आपका ईमेल एड्रेस किसी वजह से चेंज हो गया, या आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो गया, तो ये उन चेंजेस में से है जो इंपॉर्टेंट है कि IRCC को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरा कॉरस्पॉन्डेंस या कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो चेंज हो गई है. अच्छा जी, एप्लीकेशन सबमिट हो गई, तो इस 6-8 महीने में हम क्या करें इस काम में? इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. जब एप्लीकेशन अपने आप खुद प्रोसेस करते हैं तो आपके जहन में अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्रेश होती है, ये ब्रश्ड अप हो चुकी होती है. तो मैं कहता हूँ यही मौका है कि आप हर अकाउंट, अपने CIC अकाउंट में होने वाले हर चेंज को ये ना समझें कि ये अच्छा हो गया या बुरा हो गया, बल्कि प्रोडक्टिवली अपना वक्त गुजारें, पेशेंटली अपना वक्त गुजारें, और दो चीज़ों में काम करें. अपने और अपने स्पाउस की सोशल मीडिया की प्रेजेंस को चेक करें कि आपके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कहीं ऐसी तो नहीं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से IRCC को चेंज. फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे लिखा हुआ है कि जी आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट की तो वहाँ पे आपने वाइस प्रेसिडेंट लिखा. टेक्निकली ये चीज़ें एक हो भी सकती हैं, नहीं भी, मैं विदाउट गोइंग टू डिटेल, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर XYZ बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो वहाँ पे आपने अपना डिजिग्नेशन लिखा, फंक्शनल टाइटल नहीं लिखा. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. इस तरह की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं. आप लोगों को दिखाने के लिए, जी मैं UK में रहता हूँ, अपने प्रोफाइल में जो कि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, आपने ACC UK सेलेक्ट किया तो अपने कंट्री को भी UK कर लिया, जबकि आप UK में कभी नहीं रहे. इस तरह की देयर आर 100 ऑफ एग्जाम्पल दैट यू कैन डू. और ये भी हो सकता है कि आपने NOC की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अपनी JD थोड़ी सी चेंज की हो, ट्वीक की हो, अंडर एन एक्सेप्टेबल रेंज. तो अब आप जाएँ अपने LinkedIn पे देखेंगे कि आपने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन में JD कुछ और लिखी हुई है और आप फेसबुक अपने LinkedIn प्रोफाइल पर कुछ और दिखा रहे हैं. तो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसको एक दफ़ा स्ट्रेंजर की नज़र से देखें कि अगर मैं X को सर्च करेगा, अगर आपके नाम को IRCC सर्च करेगा तो वो किसी और शख्स को आपसे कंफ्यूज ना करे, या आपकी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग ना हो, या अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द PR एप्लीकेशन रखें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे. Your passport will be stamped with the Canadian PR visa which can be used once only. इस वीज़े को यूज़ करते हुए आप कनाडा में लैंड कर सकते हैं. कनाडा आने के बाद आप अपना PR कार्ड एक्टिवेट करवा सकते हैं, PR स्टेटस एक्टिवेट करवा सकते हैं, और you can have all the benefit of being Canadian PR. Congratulations, see you in Canada. That is your entire journey. अगर आप इस वीडियो को देखें तो 1 घंटा या इससे ज़्यादा की ये वीडियो में मैंने पूरी जर्नी को सम अप कर दिया. आई ट्राइड माई बेस्ट टू
explain everything about Canadian PR, all the aspect in the most easy to understand manner. अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और आपको PR आ गया, PR स्टेबल, तो यू मे नीड टू बुक योर फर्स्ट फ्लाइट टू कनाडा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। उसके लिए ये वीडियो देखें जिसका लिंक यहाँ पे दिया जा रहा है, एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन book your flight without and travel Canada for the first time hassle free. So here is your complete journey covered in a most comprehensive video. I hope you would like it. Once again, you are not supposed to like this video, share this video, or subscribe my channel or hit the bell icon. Why? Because I want you to follow this instruction religiously, get benefit out of it, and if you like it and get benefit of it, simply pray for me and my family for our health and prosperity. Thank you very much. See you in Canada.